नमस्ते। हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला दौर है ना, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी पहेली है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? ये दौर अपने साहित्य से ज्यादा अपने अलग-अलग नामों को लेकर हुई एक बड़ी जबरदस्त बहस के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सवाल बहुत सीधा है। एक साहित्यिक युग और नाम 11 से भी ज्यादा। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य की सबसे दिलचस्प बौद्धिक बहसों में से एक का नतीजा है। जी हाँ, 11 से भी ज्यादा। मतलब ये संख्या ही अपने आप में इस दौर की जटिलता को दिखा देती है ना? असल में हुआ ये कि हर विद्वान ने इस काल को अपने अपने नजरिए से देखा और बस एक नया नाम दे दिया। ग्रियर्सन से लेकर गणपति चंद्रगुप्त तक हर बड़े विद्वान की अपनी एक राय थी। और कमाल की बात यह है कि हर नाम एक अलग कहानी कहता है, एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करता है। तो चलिए इन मुख्य दृष्टिकोणों को ही समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नजरिया वो है जो इस युग को वीरता और शौर्य के चश्मे से देखता है। इसे हम वीरों का युग भी कह सकते हैं। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे दिग्गज विद्वानों ने इसे वीर गाथा काल कहा। उनके साथ साथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल और ग्रियर्सन ने चारण काल जैसे नाम दिए। अगर आप देखें तो इन सभी नामों के मूल में, इनके केंद्र में एक ही भाव है, और वो है वीरता। ये दृष्टिकोण सीधे सीधे साहित्य की विषय वस्तु पर, उसके कंटेंट पर केंद्रित था। भाई उस दौर में राजाओं और उनकी लड़ाइयों की वीर गाथाएं ही तो छाई हुई थीं, और चारण कवियों का तो काम ही यही था, अपनी कविताओं से सेना में एकदम जोश भर देना। अच्छा, अब दूसरे दृष्टिकोण पर चलते हैं। ये वो नजरिया है जो इस युग को वीरता से नहीं, बल्कि एक शुरुआती बिंदु, एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर देखता है। इसमें देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया नाम आदिकाल सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। इसी तरह मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल का नाम दिया। इन सभी नामों का मतलब एक ही है, शुरुआत। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये नाम बीज वपन काल, ये तो अपने आप में एक कविता है। मतलब बीज बोने का समय। इस नजरिए के हिसाब से इस दौर का काम वीरता दिखाना नहीं था, बल्कि आने वाले महान साहित्य के लिए एक तरह से जमीन तैयार करना था। ये वो बीज था जिससे भविष्य में हिंदी साहित्य का एक विशाल वृक्ष उगना था। तो अब हमारे सामने दो मुख्य विचार हैं। एक तरफ शुक्ल जी का वीर गाथा काल, जो साहित्य के अंदर की वीरता को देखता है, और दूसरी तरफ द्विवेदी जी का आदिकाल, जो इसे केवल एक शुरुआत मानता है। और सच कहूं तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरा नजरिया भी है, जो साहित्य से भी परे जाकर उस समय के समाज और राजनीति को देखता है। अब जैसे राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। ये नाम उस दौर के दो प्रमुख वर्गों की ओर इशारा करता है, सिद्ध यानी रहस्यवादी संत, और सामंत यानी उस वक्त के शासक। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिवचारण काल कहा, जिसका मतलब है संक्रमण और भाटों का युग। ये दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि ये युग असल में एक बड़े बदलाव का था। आप सोचिए, भाषा पुरानी अपभ्रंश से नई हिंदी की ओर बढ़ रही थी, समाज की बनावट बदल रही थी, और साहित्य इन सभी बदलावों का आईना बन रहा था। तो ये सिर्फ वीरों या बीजों की कहानी नहीं थी, ये तो पूरे समाज के बदलने की कहानी थी। तो वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। इतने सारे नाम, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या कोई एक नाम सही है और बाकी सब गलत? देखिए, हमने तीन मुख्य नजरिए देखे। पहला, जो साहित्य के कंटेंट पर केंद्रित है, यानी वीरता पर। दूसरा, जो उसके रोल को देखता है कि भाई ये तो एक शुरुआत थी। और तीसरा, जो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझता है, यानी उस दौर के समाज को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक नाम सही है और बाकी गलत, बल्कि सच तो ये है कि ये सभी नाम मिलकर हमें आदिकाल की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि ये युग एक ही साथ वीर गाथाओं का भी था, एक नई शुरुआत का भी था, और एक बड़े सामाजिक बदलाव का भी युग था। तो आखिर में हर नाम एक चश्मे की तरह है इतिहास को देखने का एक नजरिया। एक नाम हमें राजाओं के दरबार दिखाता है, दूसरा भाषा की जड़ें दिखाता है, और तीसरा उस दौर के समाज की हलचल को दिखाता है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा नाम सही है, बल्कि ये है कि हम कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।